हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार के बारे में। कल हमने बात किया था भारत के क्षेत्रफल के बारे में। आज हम अक्षांशीय विस्तार, भारत की अक्षांशीय विस्तार कहाँ से लेकर कितने अक्षांश डिग्री से लेकर के कितने अक्षांश डिग्री तक है, देशांतरों के बारे में बात करेंगे। अक्षांश रेखाओं के बारे में, उनका जो आगमन हुआ वो कैसे आए, मतलब उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सब के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो अगर हम जो नए बच्चे हैं, जो भी नए बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनके बारे में बताना चाहें तो अगर वीडियो नहीं देखा है मेरा पहला वाला, तो उसको जाके देख लीजिए। यहाँ पे मैं इस चैनल पे, जिस पे आप बने हुए हैं, इस चैनल पे मैं पूरा का पूरा भारतीय भूगोल कंप्लीट करवाऊँगा, तो हमेशा बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लेते हैं कि अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएँ ऐसी रेखाएँ होती हैं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं, इस तरह से। ठीक है, ग्लोब तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें वो क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं और पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें अक्षांश रेखाओं की, तो 5 अक्षांश रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हमें करने की ज़रूरत है। इनमें से एक ये रेखा है जो इक्वेटर है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, अरे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सॉरी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। एक ये रेखा है जो 23 से 1/2 डिग्री पे स्थित है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और ये एक रेखा है, इसको बोलते हैं हम आर्कटिक रेखा, जो 66 से 1/2 डिग्री पे स्थित है। अगर हम ग्लोब के बारे में बात करें तो आपको पता होगा, जैसा कि ये ऊपर का जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 2 रेखाएं, एक कर्क रेखा और एक आर्कटिक रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 2 रेखाएं, एक मकर रेखा और एक क्या है, अंटार्कटिक रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा भी 23 से 1/2 डिग्री पे स्थित होती है और जो अंटार्कटिक रेखा है ये 66 से 1/2 डिग्री पे स्थित होती है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही अवस्थित रहता है, इसलिए यहाँ पर ही जो मौसम होता है वो मतलब कि हमारा पाया जाता है। और जो उत्तरी ध्रुव का जो बात है, उत्तरी ध्रुव की अगर हम बात करें तो उत्तरी ध्रुव में जो आर्कटिक है ये पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और अंटार्कटिक में भी बहुत सारे जो क्षेत्र है वो रहने के योग्य नहीं है। तो जो मनुष्य की उपस्थिति है वो इन्हीं 2 रेखाओं के मध्य में है, क्योंकि साल भर जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में ही क्या होता है, उपस्थित होता है। तो अक्षांश रेखा में 5 अक्षांश रेखाएं आपको याद करनी है। कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, ये 5 रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो ये 1 डिग्री के अंतराल पर अगर हम खींचें इनको, तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होंगे, 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। टोटल अगर हम विषुवत रेखा ये खींच दे, इधर भी 89 डिग्री अगर 1 डिग्री के अंतराल, अगर यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, और इस तरह से हम 1 डिग्री के अंतराल पे, अगर 1 डिग्री के अंतराल पे हम खींचे रेखा, तो ऐसे उत्तरी गोलार्ध में हम 89 रेखाएँ खींचते हैं, अक्षांश रेखाएँ, और दक्षिणी गोलार्ध में भी हम 89 अक्षांश रेखाएँ खींचते हैं। तो टोटल हमारा हो जाता है 178 प्लस, अगर हम विषुवत रेखा को ले लेते हैं तो अक्षांश रेखाओं की टोटल जो संख्या है हमारा वो क्या हो जाता है, 179 संख्या है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की अगर टोटल संख्या की बात करें तो 179 है। और किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की बात करें अगर दूरियों की, तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो हमारा है 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 111 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं, देशांतर रेखाएं हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, ग्लोब है ये, ग्लोब पे विषुवत रेखा। और यहाँ पे लंदन का ग्रीनविच नामक स्थान है कहीं पे, और इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, जहाँ जो इस स्थान से जो रेखा गुजरी हुई है इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर बोलते हैं प्रधान यामियोत्तर, या फिर ग्रीनविच रेखा, तीनों नाम से जानते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, कभी पेपर में कभी आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों नाम हैं इनके।
तो उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं इस तरह से खींची गई हैं, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। प्रधान या उत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम बोलते हैं देशांतर रेखा। प्रधान या उत्तर के, ये हमारा प्रधान या उत्तर है और ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। जो उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होगी हमारा क्या होगी, वो देशांतर रेखा होगी। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव में मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम बोलते हैं प्रधान या उत्तर रेखा। मतलब कि ये रेखा जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे को हम बोलते हैं प्रधान या उत्तर रेखा। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके जो मध्य की दूरी है वो विषुवत रेखा के नज़दीक आने पे बढ़ जाती है और विषुवत रेखा से दूर जाने पे क्या होती है, घट जाती है। तो इस तरह से तो ये समांतर नहीं होती हैं। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। जैसे ही हम ध्रुव से, यहाँ पे लंदन का ग्रेविच नामक स्थान, अगर हम 0 डिग्री देशांतर, ये है 0 डिग्री देशांतर अगर हमारा ये है, तो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर कहीं पे होगा। तो यहाँ से अगर हम विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो हमारा जो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है, अगर ये रेखा और ये रेखा के मध्य की दूरी मान ले तो इस पार्ट पे बहुत कम होगा इस पार्ट की अपेक्षा, ठीक है। जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की, वो हमारा होता है वो 111.33 किलोमीटर होता है 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। और अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी थी, 111 किलोमीटर, उसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब भारत के बारे में बात करते हैं, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के बारे में, ठीक है। भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है, तो अगर हम संपूर्ण भारत का बात करें, संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, अगर हम संपूर्ण भारत का बात करें तब। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अभी मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा 8 डिग्री 4 मिनट से ये तो होता है ना, तो वो संपूर्ण भारत का नहीं होता, वो भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर मन में दिमाग में ये आता है कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, फिर पहले क्या होते थे। तो अगर हम बता दें तो जैसे 1498 में जब कोलंबस ने भारत का खोज किया था, वास्को डी गामा ने जब भारत का खोज किया था, तो उस समय उन्होंने कुतुबनुमा की सहायता से किया था। कुतुबनुमा क्या है, एक यंत्र है जिसके हिसाब से हम क्या दिशाओं का ज्ञान हमें पता चलता है। तो कुतुबनुमा की सहायता से जो वास्को डी गामा थे उन्होंने क्या किया था, भारत का खोज किया था। लेकिन जैसे जैसे अब औद्योगिकरण या फिर जैसे जैसे विकसित होते गए देश, तो वैसे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अच्छे से बढ़ता गया। तो ऐसे में हमें ऐसे सभी देशों की जो स्थिति है उनकी जानकारी के लिए एक माध्यम चाहिए था, जिसके लिए हमने क्या किया, मतलब विश्व के जो भी विकसित देश हैं और सभी देशों ने मिलकर क्या किया, एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं ग्लोब पर मतलब खींची, उन्हीं को एक मानक रेखा के रूप में माना। और उन्हीं के हिसाब से अब हम जैसे किसी भी देश की स्थिति पता करनी है हमको, तो हम क्या करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य से मतलब जान जाते हैं। जैसे अगर हमें जापान के ऊपर, जैसे भारत को परमाणु बम गिराना है, तो जापान को वो देखेगा कितने डिग्री देशांतर और कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है, और परमाणु बम में वो सेट करके जापान के ऊपर गिरा सकता है। तो ऐसी सारी स्थितियाँ हैं। और जो अक्षांश रेखाएँ हैं वो 1 डिग्री के अंतराल पर हमेशा खींची जाती हैं, इस बात को मत भूलिएगा। 5 अक्षांश रेखाएँ और 5 मतलब 5 अक्षांश रेखाएँ के बारे में मैंने बात किया था, उसको भी ध्यान रखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत के जो अभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में हमने बात किया, तो अच्छा जो देशांतरी विस्तार है ये हमारा यहाँ से गुजरात से लेकर के हमारा कितना है, ये 68 डिग्री 7 मिनट ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के, पूर्वी हम क्यों बोल रहे हैं, आपको तो ये पश्चिमी लग रहा होगा। देखिए जो ग्लोब है, ग्लोब में भारत पूर्व में स्थित है। अगर इस तरह से हम करें तो जो भारत की अवस्थिति है वह यहाँ पे है, ठीक है। भारत की अवस्थिति कहाँ, यहाँ पे। तो ग्लोब से अगर हिसाब से हम अगर इस तरह से करें तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा कितना हो गया, साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो ग्लोब के हिसाब से भारत क्या है, पूर्वी दिशा में स्थित है। इसीलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री
अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी होता है। और अगर मुख्य भूमि के विस्तार की बात करें तो हमारा कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब कि तमिलनाडु की जो जो तमिलनाडु में जो अन्नामलाई, फिर मान लें जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर के हमारा जम्मू और कश्मीर तक जो मतलब अक्षांशों के बीच कितने कितने अंतराल पे हैं, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितने हैं 37 डिग्री, ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पे स्थित है। ठीक, ये हमारा इतना है 37 डिग्री 6 मिनट के अंतराल पे स्थित है। अगर भारत की अवस्थिति की हम बात करें, चलिए हमारा मुझे लगता है कि आपका जो डाउट है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य वो बीच का क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा हम देख लेते हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं किस टाइप के हैं। तो अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत का जो विस्तार है वो यह है, बिहार पीसेस 1994 में आया था। ठीक है, तो भारत जो विस्तार है भारत का उसके बीच के लिए आया है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड से 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये तो एकदम नहीं होगा, ये भी एकदम नहीं होगा, ये भी एकदम नहीं होगा, क्योंकि 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट हमने पढ़ा। ये तो पूरा का पूरा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सही है आपका। ये तीनों ऑप्शन होंगे हमारा गलत और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो मुख्य भूमि का हमारा जो विस्तार है वो क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह आया था IAS प्री 2010 में, ये सवाल आया था, सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला जो हमारा अक्षांश रेखा है वो किससे गुजरता है। पहला ऑप्शन दिया है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन दिया है पंजाब, तीसरा ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन दिया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, पंजाब में भी और हिमाचल में और राजस्थान में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। तो मैप के माध्यम से अगर हम बात करें, मैप थोड़ा देख लेते हैं। सिक्किम की जो अवस्थिति है, हमारा जो सिक्किम की अवस्थिति है ये हमारा सिक्किम की अवस्थिति, अगर हम सिक्किम की अवस्थिति से ये अक्षांश रेखाएं खींचे तो ये हमारा अक्षांश, ये जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा भाग है, ये राजस्थान का भाग है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, अगर आप